दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का। ये एक लॉन्ग टर्म रिव्यू होने वाला है। मार्केट के अंदर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर दो फंड है जो कि टॉप पर बैठे हैं, एक पराग पारिक है और एक एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है। पराग पारिक का रिव्यू हमने कल किया था, आप वीडियो देख सकते हैं। एचडीएफसी का रिव्यू मैं आज कर रहा हूँ। दोनों ही काफी अच्छे फंड है, अच्छा खासा इनका एयूएम है, तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास का इनका एयूएम है दोनों का। तो आज बात करते हैं, देखते हैं किस तरीके का इसका परफॉर्मेंस रही है, गिरावट के अंदर ये कितना गिरा है। एक एक पहलू इसका चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि भैया ये फंड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट विद तरुण में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर जरूर दबा दीजिएगा। चलिए लेकर चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां पर डिटेल में इस फंड के बारे में देखते हैं, समझते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस इंडिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है और तकरीबन 10 लाख करोड़ के आसपास, मतलब 10 लाख करोड़ से तो थोड़ा कम ही है इनका एयूएम जो है, 9 लाख करोड़ के आसपास का इनका एयूएम है। और उसमें से तकरीबन 1 लाख करोड़ के जो असेट्स हैं वो सिर्फ इस अकेले फंड के अंदर है। आप समझ लीजिए कि मतलब टोटल जितना भी एएमसी के पास एयूएम है उसका 1/10 इसके पास है। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड एक 5 स्टार रैंकिंग का फंड है। रैंकिंग की बात करूं तो ये नंबर 1 में आता है, पराग पारिक के लेवल का है। रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है और 3 साल का सीएजीआर आपके सामने है 22.34%। एनईवी इसका काफी ज्यादा है, 2272.56 रुपए। अब इसका एनईवी इतना कितना ज्यादा है, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे रहस्य क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया 10 रुपए से बढ़कर ये 2272 रुपए पे कैसे पहुंच गया, क्या ऐसा है या इसके पीछे कुछ और कारण है। साथ में कुछ लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि एनएवी ज्यादा है तो रिटर्न जो है वो थोड़े कम रहते हैं, उसका इंपैक्ट पड़ता है उसके ऊपर। ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले चेक करते हैं इसका जो रिटर्न वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके ऊपर एक नजर रखते हैं कि भाई कैसी किसकी कंडीशन रही है पिछले 1 साल से लेकर 10 साल में। ये देखिए 10 साल का लॉन्ग टर्म इसका अगर आप सीएजीआर देखेंगे, एवरेज देखेंगे तो वो 17.5 है, 17.5%। 7 साल का है 19% प्लस है, 5 साल का 24% प्लस है और 3 साल का 22% से ऊपर है। 1 साल का डबल डिजिट के अंदर इसका रिटर्न है, पिछले 1 साल में डबल डिजिट है, 12% से ऊपर है। 6 महीने में 4% और 3 महीने में करीबन 3.25% के आसपास है, 3.5% आप मान सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे, एवरेज की दृष्टि से देखेंगे तो इसके जो परफॉर्मेंस रही है पिछले 1 साल से लेकर 10 साल तक परफॉर्मेंस इसकी संतोषजनक दिख रही है। अच्छा, एक चीज देखने वाली है कि अगर आप 2025 देखेंगे तो ऐसा है कि ये गिरावट वाला साल है। इसके अंदर जो मेजर फंड्स हैं वो नेगेटिव गए हैं, लेकिन ये उन कुछ चुनिंदा फंडों में से है जो कि पॉजिटिव रहने में कामयाब रहा है। सबसे बड़ी बात है इस फंड की। आगे चलते हैं। देखिए इसका सीएजीआर अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो नीचे वाली लाइन है ये है बेंचमार्क, और अगर आप देखें तो ये लगातार अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। 1 साल में भी बीट करी है, 3 साल में बीट करा है, 5 साल में भी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा है, 7 साल में और 10 साल में। हर साल में इसने अपने बेंचमार्क को बीट करा है, कहीं पर भी बेंचमार्क इसके ऊपर नहीं गया। अच्छा, इसके अलावा अब आप देखिए इसकी रैंकिंग देख लीजिए। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर 10 साल के डेटा के हिसाब से इसकी रैंकिंग 4th नंबर पे है, 7 साल के डेटा के हिसाब से 7th नंबर पे इसकी रैंकिंग है और 5 साल के डेटा के हिसाब से ये आ रहा है तीसरे नंबर पे। 3 साल के डेटा के हिसाब से 10वें नंबर पे है और 1 साल के डेटा के हिसाब से ये आ रहा है 6th नंबर पे। अच्छा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और चल रहा होगा कि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड जो है मार्केट का, ब्लैक रॉक वालों का और जियो वालों का, वो इससे बेहतर है क्या और दोनों में फर्क क्या है। तो देखिए इस वीडियो के अंदर मैं एक्चुअल में दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है ये भी आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पूरा का पूरा तो रिव्यू नहीं करने वाला दोनों फंड्स को, लेकिन हाँ मोटा मोटा आपको एक आइडिया दूंगा कि एक्चुअल में जियो और एचडीएफसी में कहां पर डिफरेंस है। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया इसका जो पूरा का पूरा ग्रोथ वाला पोर्शन है वो हमने कवर करा है। अब भाई आगे चल लेते हैं। आगे चलने पर हम इसका कवर करेंगे पोर्टफोलियो वाला सेक्शन। अब आप एक चीज देखिए, अगर आप पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में जाएंगे और ये वाला पोर्शन अगर देखेंगे तो आपको ना
कुछ चीज ना ऐसे दिखेंगी जानी पहचानी सी, जो चीज आपको पराग पारिक के पोर्टफोलियो के अंदर भी दिखती है। वो क्या है? अभी मैंने जब लास्ट टाइम इसका रिव्यू किया था, मुझे अच्छे से याद है, आप वीडियो देख लीजिएगा, इसका सारा के सारा जो होल्डिंग थी वो किसमें थी? करीबन 99 या 98% इसकी होल्डिंग इक्विटी के अंदर थी। मुझे अच्छे से याद है। मेरा जो दूसरा चैनल है दी एक्टिव तरुण, उसके ऊपर इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख लीजिएगा। तो 98% 97% इसकी पूरी की पूरी होल्डिंग इक्विटी में थी। अब आप देखिए, इसमें है 86% इक्विटी है और आधा परसेंट डेट कैटेगरी है और रियल एस्टेट है 2.5% और 10% 11% है करीबन कैश। तो आप एक्चुअल में आप ये देखिए कि ये फंड एक डायनेमिक तरीके से, जो डायनेमिक फंड्स होते हैं उस तरीके से पूरा का पूरा काम कर रहा है। मार्केट की कंडीशन अगर खराब हो रही है तो इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा डेट कैटेगरी में डाल दिया, थोड़ा सा रियल एस्टेट में ट्रांसफर कर दिया, कैश होल्ड कर लिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हिस्सेदारी ले ली, है ना, गोल्ड सिल्वर में हिस्सेदारी ले ली। इस तरीके से करते हैं लोग। मतलब अगर इन्हें दिख रहा है कि इक्विटी के अंदर अभी मामला ठीक नहीं चल रहा, तो इक्विटी के अंदर हिस्सेदारी गिरा देते हैं और दूसरी चीजों के अंदर जहां पर रिस्क कम रहता है वहां पर हिस्सेदारी बढ़ा देते हैं। ये इन फंड्स का सबसे बड़ा और बेहतरीन पहलू है। पराग पारिक भी ऐसे काम करता है और HDFC भी ऐसे ही काम करता है, दोनों की तर्ज सेम है। इसके अलावा अगर आप देखें तो देखिए, जो जाइंट कंपनीज है बड़ी वाली हमारी निफ्टी 50 की, वो 76.5% है। लार्ज कैप करीबन आप मान लीजिए 13% से कम है, 13.25% है। मिड कैप 6% है और स्मॉल कैप 4.5% है। ये इसकी पूरी की पूरी हिस्सेदारी है। इसके अलावा इसके अंदर 50 स्टॉक्स हैं। इस फंड के अंदर पोर्टफोलियो के अंदर 50 स्टॉक्स हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो डाइवर्सिफिकेशन भी ठीक ठाक इन्होंने मेंटेन की हुई है। अब आगे चलिए आप, इसके अंदर 8 सेक्टर्स हैं पूरे के पूरे। हमारे म्यूचुअल फंड के वर्ल्ड में करीबन 12 सेक्टर्स हैं, उनमें से 8 सेक्टर्स है इसके अंदर। तो सबसे हमारे देश का प्राइमरी सेक्टर जो है वो है फाइनेंशियल, वो है इसमें करीबन 40%। देखिए, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी करीबन है 15% से ऊपर, और टेक्नोलॉजी आप ये देखिए ये भी 9% के आसपास है, ये देखिए। और हेल्थ केयर है आपका करीबन मान लीजिए 8%, और मटेरियल है 5%, और एनर्जी है 4%। ये हमारी हिस्सेदारी है पूरे के पूरे सेक्टर्स की, है ना। तो देखा जाए तो फाइनेंशियल सेक्टर को इन्होंने अभी टारगेट इसलिए ज्यादा किया हुआ है क्योंकि अभी जो फाइनेंशियल सेक्टर उसमें बैंकिंग सेक्टर आता है हमारा, तो वो ठीक ठाक चल रहा है। ये सब चीजें टाइम टू टाइम सब चीजें चेंज करते रहते हैं। देखिए, ये सब चीजें हो गई इसके पोर्टफोलियो के बारे में। अब मैं आपको बता दूं अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, पोर्टफोलियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, भले ETF का पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड का हो या हो स्टॉक मार्केट का, तो आप हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उसके ऊपर अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। चार्जेस वगैरह मेंशन है वहाँ पे, 999 चार्जेस है। आप जाके एक बार देखिएगा, जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर सारी डिटेल्स जो है मेंशन है। नए साल के चक्कर में चार्जेस वगैरह जो है वो भी काफ़ी कम है, उसके अंदर भी डिस्काउंटेड, मतलब आप समझिए प्राइस में डिस्काउंट भी है। 999 डिस्काउंटेड प्राइस है। चलिए, ये तो हो गया भैया उसके बारे में। अब इसके थोड़ा सा जो ओवरव्यू है वो ले लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे जियो ब्लैक रॉक पे क्या फर्क, जियो ब्लैक रॉक और HDFC में क्या डिफरेंस है मोटा मोटा, और प्राइस का जो मैंने आपसे कहा था उसकी बात करेंगे। तो 1 जनवरी 2013 को भैया ये लॉन्च हुआ था। आप देख लीजिए, अब इसको पूरा का पूरा आज इसको 13 साल हो चुके हैं फंड को, और 13 साल में इसका CAGR निकल के आया है तकरीबन 17% का CAGR। निफ्टी 500 का बेंचमार्क है, 0.65% इसका एक्सपेंस रेशियो है, और 94,000 करोड़ का इसका AUM है। तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास होने वाला है, बहुत जल्दी हो जाएगा। और 100 रुपए से मिनिमम SIP, 100 रुपए से मिनिमम लमसम है, और इसका एग्जिट लोड है 1%, 365 दिन के अंदर 1% के बाद, मतलब 365 दिन के बाद 0%। लॉक इन पीरियड नहीं है। ये पूरा का पूरा इसका ओवरव्यू है। तो भाई ये तो मैंने आपको पूरा का पूरा जो लॉन्ग टर्म रिव्यू तो आपके सामने करा है। अब आपको बताता हूं, जो इसका जो NAV आपको दिख रहा है 2,272 रुपए, तो आपको बताऊं कि ये जब डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट हुआ था, रेगुलर प्लान पहले चलता था, फिर 1 जनवरी 2013 से डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट हुए सारे म्यूचुअल फंड्स। तो जब से डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुए तो बहुत सारे फंड्स ऐसे थे, मैक्सिमम फंड्स ऐसे थे जिनका NAV 10 रुपए से लॉन्च हुआ था, लेकिन ये वाला फंड 10 रुपए से लॉन्च नहीं हुआ, ये महंगे से लॉन्च हुआ है। अब एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी मुझे देखिए ये याद नहीं है, लेकिन हो सकता है 500 पे लॉन्च हुआ हो या 400 पे हुआ हो,
वो सब चीज़ मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ ये ज़्यादा पे लॉन्च हुआ था, इसलिए इसका जो प्राइस है वो 2272 रुपये दिख रहा है आपको। और दूसरी बात, आप लोग एक चीज़ की टेंशन लेते हैं कि भाई अगर NAV ज़्यादा है तो उससे रिटर्न्स के ऊपर आपके फर्क पड़ेगा, फंड के रिटर्न्स पे फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो ग्रोथ होती है वो उतनी ही रहती है जितनी जो 10 रुपये NAV वाला फंड रहता है, उसी के हिसाब से अगर रिटर्न्स जो है बराबर है तो ग्रोथ के अंदर कोई भी फर्क नहीं आता है। तो ये थोड़े थोड़े जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको देने की कोशिश करी है। तो अब आप कोई भी कमेंट आपसे छूट गया हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप उसके अंदर जाके अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को यही खत्म कर रहा हूँ आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।